जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, वैसे वैसे मेरे सेक्सुअल फैंटेसीज और वायलेंट बिहेवियर इंक्रीज हुए। मेरी फैंटेसीज इस हद तक बढ़ गई थीं कि किसी को रेप कर उसे जान से मारने का ख्याल भी मुझे सेक्सुअली एक्साइट कर देता था। ये फैंटेसी मैंने सिर्फ मेरे दिमाग में न रखकर उसे अपनी हकीकत भी बनाई। मैंने दो लड़कों को किडनैप किया और उन्हें एक सुनसान जगह ले गया। सुनसान जगह ले जाकर मैंने उन्हें नंगा होने के लिए मजबूर किया और फिर उन्हें पेड़ों से बांध दिया। मैंने उनका रेप कर उन पर सेक्सुअल एक्ट्स परफॉर्म किए। सेक्सुअली सेटिस्फाई होने के बाद मैंने उन दोनों लड़कों को कई बार चाकू से मारा और फिर वहां से भाग गया। मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता कि ये सब करने में मुझे कितना मजा आया। आई होप अगर मैं कभी पकड़ा गया तो पुलिस मुझे फांसी की सजा दे, क्योंकि अगर मैं बाहर निकला तो मैं लड़कों का वापस रेप कर उनकी जान ले लूंगा और यकीन मानिए मुझे ये सब करने में काफी मजा आएगा। ये है मेरी कहानी, जो आदमी एक यूनाइटेड स्टेट्स नेवी से एक सीरियल किलर बना। हेलो डियर व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है जो ऑडियो आपने अभी सुनी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी, बट ट्रस्ट मी, आज जो क्राइम स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं बल्कि एक पेडोफाइल और सेक्स ऑफेंडर भी है। आज की कहानी वेस्ली एलन डॉड की है, जिसे लोग द वैंकूवर चाइल्ड किलर के नाम से भी जानते हैं। वेस्ली एलन डॉड, इस आदमी का जन्म 3 जुलाई 1961 टॉपनिश वॉशिंगटन में हुआ था। डॉड अपने सिबलिंग्स में सबसे बड़ा था। अकॉर्डिंग टू डॉड, उसके पेरेंट्स ने उसे कभी अब्यूज नहीं किया, नॉर ही वॉज निग्लेक्टेड एज अ चाइल्ड। मगर डॉड की डायरी में उसने कुछ और ही कहानी लिखी थी। अकॉर्डिंग टू डॉड्स डायरी, उसके फादर जेम्स उसे इमोशनली और फिजिकली अब्यूज करते थे। उसके पेरेंट्स उसके छोटे भाई बहन से प्यार करते थे, वाइल निग्लेक्टिंग हिज इमोशनल नीड्स। उसके पेरेंट्स एक दूसरे से जोर झगड़ा करते थे एंड डॉड यूज्ड टू विटनेस देयर ऑल फाइट्स व्हिच वर ट्रॉमेटिक टू हिम। स्कूल में डॉड को कोई भी अपने सोशल ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं करता था, लीविंग हिम विद नो फ्रेंड्स। जब डॉड 9 साल का हुआ तब उसे रियलाइज हुआ कि उसको लड़के पसंद है एंड ही इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू बॉयज। अपने 15th बर्थडे के दिन उसके पिता जेम्स ने खुद खुशी करने की कोशिश की आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट विद हिज वाइफ। 1979 में डॉड रिचलैंड हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ। 13 साल की उम्र में डॉड अपने आप को अपने ही नेबरहुड बच्चों के सामने एक्सपोज करने लगा। द मोस्ट डिस्टर्बिंग थिंग इज कि ये सब उसके पिता जेम्स जानते थे, बट अकॉर्डिंग टू हिम डॉड एक वेल बिहेव्ड बच्चा था, क्योंकि वो ड्रग्स, स्मोक या ड्रिंक नहीं करता था। सो ही नेवर आस्क्ड डॉड टू स्टॉप हिज पैथेटिक बिहेवियर। और इसी कारण जब डॉड हाई स्कूल में एंटर हुआ तब तक वो एक कंप्लीट चाइल्ड मोलेस्टर बन चुका था। डॉड के मोलेस्टेशन का पहला शिकार उसके खुद के यंगर कजिन्स और फिर नेबरहुड के बच्चे बने। 15 साल की उम्र में डॉड को अरेस्ट किया गया फॉर इंडिसेंट एक्सपोजर, बट पुलिस ने उसे रिलीज किया विद अ रिकमेंडेशन फॉर जुवेनाइल काउंसलिंग। जब डॉड 20 साल का हुआ तब उसने 2 लड़कियों को किडनैप करने की कोशिश की, बट फॉर्चुनेटली ही फेल्ड एंड दोज गर्ल्स रिपोर्टेड हिम टू द पुलिस। मगर पुलिस ने डॉड के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। व्हाई दे डिडंट टेक एनी एक्शन इज स्टिल अ मिस्ट्री। मगर इस इंसिडेंट के 2 महीनों बाद ही उसने यूनाइटेड स्टेट्स नेवी में खुद को इनलिस्ट किया एंड ही वाज असाइन्ड टू द सबमरीन बेस इन बैंगोर, वॉशिंगटन। जो बच्चे वहां बेस में रहते थे, डॉड ने उन्हें भी सेक्सुअली अब्यूज करना शुरू किया। उसने एक बॉयज ग्रुप को $50 दिया ताकि वो लोग उसके साथ एक मोटेल जाएं टू प्ले स्ट्रिप पोकर, बट फॉर्चुनेटली दे डिनाइड दैट ऑफर एंड इंस्टेड कंप्लेन्ड अबाउट हिम टू द पुलिस। अपने अरेस्ट के बाद डॉड ने कन्फेस किया कि वो उन लड़कों को मोलेस्ट करना चाहता था, बट इवन आफ्टर हियरिंग हिज कन्फेशन पुलिस ने उसे रिहा कर दिया विद नो चार्जेस फाइल्ड। पुलिस रिलीज्ड हिम बिकॉज सिर्फ कन्फेशन के दम पर डॉड को अरेस्ट नहीं किया जा सकता था, स्पेशली व्हेन ही एक्चुअली डिडंट कमिट द क्राइम। डॉड वापस अरेस्ट हुआ जब उसने एक छोटे लड़के के सामने खुद को एक्सपोज किया, और इस बार वो 19 दिन जेल में रहा एंड कोर्ट ऑर्डर के अनुसार उसने काउंसलिंग भी अटेंड की। अपने इस अरेस्ट के बाद उसे नेवी से डिसऑनरेबली डिस्चार्ज किया गया, बट इतना सब होने के बाद भी उसने 1984 में उसने एक 10 साल के लड़के को मोलेस्ट किया, फॉर विच ही गॉट अरेस्टेड बट रिसीव्ड ओनली अ सस्पेंडेड सेंटेंस। डॉड अपने सेक्सुअली अर्जेस के आगे इतना मजबूर और पागल हो चुका था कि वो एक दिन ऐसी जगह ढूंढने लगा जहां उसे छोटे बच्चे ईजिली एक्सेसिबल हों। अपने इसी पागलपन के चलते वो एक ऐसे अपार्टमेंट ब्लॉक में शिफ्ट हुआ जहां काफी सारी फैमिलीज अपने बच्चों के साथ रहते थे। डॉड के नेबर के बच्चे प्री स्कूल में थे एंड वो उन्हें रिपीटेडली मोलेस्ट करता था, बट द नेबर वुमेन डिक्लाइन टू प्रेस चार्जेस अगेंस्ट डॉड
क्योंकि उसके बच्चों के लिए ये एक्सपीरियंस ऑलरेडी काफ़ी ट्रॉमेटिक था एंड शी डिडंट वांट टू टॉर्चर देम मोर बाय इन्वॉल्विंग पुलिस। 1987 में डॉड एक जवान बच्चे को वेकेंट बिल्डिंग में ले जाने की कोशिश कर रहा था। फॉर्चुनेटली वो यंग लड़का स्मार्ट था और उसने डॉड के साथ कहीं भी जाने से इनकार कर दिया एंड ही इवन इन्फॉर्म्ड द पुलिस अबाउट डॉड। अब क्योंकि डॉड इतनी बार अरेस्ट हुआ था कि प्रोसिक्यूटर्स डॉड के सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में अच्छी तरह वाकिफ थे एंड दे रेकमेंड अ 5 ईयर पनिशमेंट इन प्रिजन। बट अगेन डॉड को मिनिमल पनिशमेंट मिली क्योंकि उसने उस लड़के को एक्चुअली हाथ तक नहीं लगाया था, ना ही खुद को एक्सपोज किया था, और इसलिए ही वॉज प्लेस्ड ऑन प्रोबेशन और उसे साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट लेने का ऑर्डर मिला। अपने प्रोबेशन के दौरान डॉड ने साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट अटेंड किया, बट जैसे ही उसका प्रोबेशन पीरियड खत्म हुआ ही स्टॉप्ड हिज ट्रीटमेंट और वो वैंकूवर वॉशिंगटन शिफ्ट हुआ। 1989 में डॉड ने डिसाइड किया कि वैंकूवर का डेविड डगलस पार्क ये सबसे सही जगह होगी अपने पोटेंशियल विक्टिम्स ढूंढने के लिए, सिंपली बिकॉज इट वॉज एन आइडियल पार्क विच वॉज लार्ज, हेविली वुडेड विथ सेवरल सिक्लूडेड ट्रेल्स। अगले कुछ सालों में डॉड कई बार अरेस्ट हुआ, बट ईच टाइम ही सर्व्ड अ शॉर्ट जेल सेंटेंसेस और उसे थेरेपी में जाने का ऑर्डर मिला। डॉड ने तकरीबन 50 बच्चों को मोलेस्ट किया था जो 12 साल की उम्र से कम थे। कुछ बच्चे तो केवल 2 साल के थे। All the kids he molested were mostly boys. 4 सितंबर 1989 डॉड नाइफ और शूलेस लेकर डेविड डगलस पार्क गया अपना नया शिकार ढूंढने। 11-year-old कोल नियर एंड 10-year-old विलेम नियर, डॉड इन दोनों भाइयों को पार्क के एक सिक्लूडेड एरिया में ले गया। उसने उन्हें नंगा होने के लिए मजबूर किया। नंगा होने के बाद डॉड ने उन्हें पेड़ों से बांधा और उन पर सेक्सुअल एक्ट्स परफॉर्म किए। अपने सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के बाद डॉड ने उन्हें कई बार चाकू से मारा और फिर वहां से भाग गया। द बॉयज वर सून डिस्कवर्ड इन द पार्क। कोल तो ऑलरेडी मर चुका था, मगर विलियम को अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हुई। इन मर्डर्स के बाद डॉड ने एक स्क्रैप बुक बनाई जिसमें वो अपने द्वारा किए हुए मर्डर्स की न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स जमा करने लगा। 29 अक्टूबर 1989 डॉड पोर्टलैंड ऑरेगन गया, जहां एक लोकल पार्क में उसने 4 साल के ली आइसली और उसके 9 साल के भाई जस्टिन को खेलते हुए देखा। 4 साल का आइसली अकेले स्लाइड पर खेल रहा था। तभी अचानक डॉड उसके पास आया और उसने आइसली से कहा कि तुम्हारा भाई जस्टिन घर जा चुका है और मैं तुम्हें घर छोड़ने आया हूं। एंड बाय सेइंग दिस ही कन्विंस्ड आइसली टू गो विथ हिम। डॉड ये आइसली को अपने वैंकूवर वाले अपार्टमेंट में ले गया। उसने आइसली को नंगा होने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद उसने आइसली को बेड से बांध दिया। डॉड ने उसे सेक्सुअली मोलेस्ट किया और उसकी नंगी अब्यूज्ड तस्वीरें भी ली। डॉड ने पूरी रात आइसली को सेक्सुअली असॉल्ट किया और अपने डायरी में इन सब अब्यूज के बारे में काफ़ी डिटेल में लिखा। फाइनली सुबह डॉड ने आइसली को अपने क्लोजेट में फांसी से लटकाकर मार दिया और उसकी डेड बॉडी की फांसी लगाई हुए तस्वीर ली एज हिज ट्रॉफी। डॉड ने आइसली की नंगी डेड बॉडी को एक ट्रैश बैग में डाला और वैंकूवर के लेक के पास जो बुशेस थी वहां फेंक दिया। डॉड ने आइसली के क्लोथ्स को ट्रैश बैरल में डालकर जला दिया, बट उसने आइसली की अंडरवेयर को अपने पास रखा एज अ सुवेनियर ऑफ हिज क्राइम। एक दिन बाद आइसली की बॉडी मिली, जिसके बाद एक बहुत बड़ा मैनहंट शुरू हुआ टू फाइंड द किलर। 13 नवंबर 1986 डॉड कमास वॉशिंगटन गया, जहां उसने एक 6 साल के लड़के जेम्स कर्क को किडनैप करने की कोशिश की फ्रॉम न्यू लिबर्टी थिएटर। डॉड ने कर्क को उठाया और थिएटर से बाहर जाने लगा थ्रू द लॉबी, मगर कर्क इस दौरान चिल्ला रहा था एंड ही वॉज रेजिस्टिंग डॉड, जिस कारण थिएटर के एम्प्लॉयज को डॉड काफी सस्पिशियस लगा एंड दे स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। डॉड को जैसे ही समझ आया कि थिएटर एम्प्लॉयज उसे फॉलो कर रहे हैं, उसने कर्क को रिलीज किया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग गया। विलियम रे ग्रेव्स, ये आदमी जेम्स कर्क की मां का बॉयफ्रेंड था, और जैसे ही एम्प्लॉयज ने उसे बताया कि किसी आदमी ने कर्क को किडनैप करने की कोशिश की थी, ही गॉट फ्यूरियस। एम्प्लॉयज ने ग्रेव्स को उस आदमी का डिस्क्रिप्शन बताया and told him the direction as to where that man went. Graves उसी डायरेक्शन में जाने लगा and he found Dodd who matched the description provided by the employees. Apparently Dodd की कार बीच रास्ते में खराब हो गई थी और इसलिए वो अपनी कार की मोटर ठीक कर रहा था। Graves ये Dodd को अलर्ट नहीं करना चाहता था, so he pretended कि वो एक पासरबाई है and he offered to help Dodd to fix his car. Dodd के करीब जाते ही Graves ने Dodd को पकड़ा by putting him in a headlock और वो उसे वापस थिएटर ले गया, where the employees identified Dodd and called the police. कामस पुलिस ने पोर्टलैंड पुलिस फोर्स को कांटेक्ट किया क्योंकि वो आइसली मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। डॉड को कामस पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां पोर्टलैंड डिटेक्टिव्स ने उसे इंटरव्यू किया,
जिसके बाद ही वॉज टेकन टू क्लार्क काउंटी जेल इन वैंकूवर। वहां उसे 3 दिनों तक इंटरोगेट किया, वेयर ही कन्फेस्ड टू हिज क्राइम्स। बट उसने कहा कि उसका ओरिजिनल प्लान इसली का मर्डर करने का नहीं था। ही वॉज स्केयर्ड कि अगर इसली को जाने दिया तो शायद वो पकड़ा जाएगा। जैसे ही डिटेक्टिव्स को डॉड के घर का सर्च वारंट मिला, वैसे ही वो अपनी टीम लेकर डॉड के वैंकूवर वाले अपार्टमेंट में घुस गए, जहां उन्हें काफी डिस्टर्बिंग चीजें मिली। डॉड ने अपने घर में एक होममेड टॉर्चर रैक बनाया था फॉर हिज विक्टिम्स। उन्हें वहां एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स मिली अबाउट हिज क्राइम्स। डिटेक्टिव्स फाउंड अ ब्रीफकेस जिसमें इसली का अंडरवेयर और उसकी नंगी तस्वीरें थीं, और कुछ न्यूज़ पेपर और कैटलॉग के कटिंग्स थे अबाउट द एडवर्टाइजमेंट ऑफ किड्स अंडरवेयर। डिटेक्टिव्स को डॉड की डायरी मिली जिसमें उसने अपने द्वारा किए गए क्राइम्स का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लिखा था। डॉड को चार्ज किया गया विद फर्स्ट डिग्री मर्डर फॉर द डेथ्स ऑफ नियर ब्रदर्स एंड इसेली एंड फॉर द अटेम्प्टेड किडनैपिंग ऑफ अनदर चाइल्ड। पहले तो उसने कहा कि ही इज नॉट गिल्टी टू ऑल चार्जेस, पर फिर ही चेंज्ड हिज प्ली टू गिल्टी। डॉड के ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूटर ने डॉड की डायरी पढ़ी और जूरी को डॉड के द्वारा लिए हुए आइसिली की नंगी तस्वीरें दिखाई। डॉड के डिफेंस अटर्नी वर्ंट हेल्पिंग हिम आइदर। उसके डिफेंस ने ना ही कोई विटनेस ना ही कोई एविडेंस पेश किया इन फ्रंट ऑफ द जूरी, बिकॉज ऑफ विच जूरी फाउंड डॉड गिल्टी। प्रोसिक्यूटर्स ने डॉड के लिए डेथ पेनल्टी की मांग की एंड जूरी अग्रीड टू दिस। वेल, वॉशिंगटन लॉ ने डॉड को चॉइस दी अबाउट गेटिंग एग्जीक्यूटेड बाय लीथल इंजेक्शन और बाय हैंगिंग। डॉड ने एग्जीक्यूट बाय हैंगिंग ये डेथ पेनल्टी चूज की क्योंकि उसने आइसेली को भी फांसी से लटकाकर मारा था। 1990 में डॉड को डेथ सेंटेंस सुनाई गई फॉर द मर्डर्स ऑफ नियर ब्रदर्स एज वेल एज फॉर सेपरेट रेप एंड मर्डर ऑफ ली इसेली। डॉड के लॉयर्स ने सजेस्ट किया कि वो अपील करे फॉर हिज केस और फॉर द कैपिटल पनिशमेंट, मगर उसने कोर्ट में अपील करने से साफ साफ इनकार कर दिया। वेल, उसने अपील करने से क्यों रिफ्यूज किया, ये बात उसने अपने एक इंटरव्यू में बताई। लेट्स हैव अ लुक एट दोज इंटरव्यू क्लिपिंग्स। Why do you want to be executed? I have to be. Because I will kill again. No, I would do it again. I've been molesting kids nonstop since I was 13 years old, over half my life. Anything happened, I can guarantee I'd do it again, and sooner or later I would kill another child. I've done it before, and at the time I liked it. Execution do any good? I think it would. I think a few child molesters anyway are going to think twice before they do anything again. How do you live with yourself daily? Times it's not easy. Like I said, there's times I think about what I've done. I think about some of the things the boys said before they died, and that's real hard to think about. Do you look forward to dying? In a way, yeah. I think it'd be a relief. I don't have to think about all these things anymore. And I know that's the only way I can guarantee I'm not going to hurt anybody else. Right now, I'd sit here and say I don't want to, but I know it'll happen. On 5th January 1993, डॉड को एग्जीक्यूट किया गया एट वॉशिंगटन स्टेट पेनिटेंशियरी। डॉड के आखिरी शब्द थे, I was once asked by somebody, I don't remember who, if there was any way sex offenders could be stopped. I said, no. I was wrong. I was wrong when I said there was no hope, no peace. There is hope. There is peace. I found both in the Lord Jesus Christ. Look to the Lord and you will find peace. और इसी तरह वेस्ली एलन डॉड की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। वेल, आई जेन्युइनली होप कि आपको ये वेस्ली एलन डॉड की सीरियल किलर क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। मैंने पहले उन्हें हथकड़ियों से बांधा और धीरे धीरे उन्हें छूने लगा। वो चीखे चिल्लाए, मगर मैं रुका नहीं। मैंने पहले उन लड़कों का बलात्कार किया, फिर उन्हें टॉर्चर किया, और जब मेरा मन उनसे भर गया तो मैंने उनका गला तब तक दबाया जब तक वो लड़के मर नहीं गए। उन्हें मारने के बाद मैंने उनकी लाशों को अपने घर के नीचे और घर के आसपास की जमीन में गाड़ दिया और बाहर निकल पड़ा अपना नया शिकार ढूंढने। हेलो डियर व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की कहानी 1970s के सबसे खतरनाक सीरियल किलर जॉन वेन गेसी की है। जॉन वेन गेसी, इस आदमी का जन्म 17 मार्च 1942 शिकागो इलिनॉय में हुआ था। गेसी अपने माँ और बहनों के काफी करीब था, बट अनफॉर्चुनेटली उसका रिश्ता अपने पापा से कुछ खास अच्छा नहीं था। मेनली बिकॉज उसके पापा एक शराबी थे जो उसे वर्बली और फिजिकली अब्यूज करते थे। 1949 में गेसी को एक फैमिली फ्रेंड ने सेक्सुअली असॉल्ट किया।
मगर गेसी अपने पापा से इतना डरता था कि उसने ये बात कभी अपने पापा को नहीं बताई। 18 साल की उम्र में गेसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया और 1963 में वो बिजनेस कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ। 1964 में वो स्प्रिंगफील्ड इलिनॉय में डिपार्टमेंट मैनेजर बना और उसी साल मार्च महीने में गेसी ने अपनी कोवर्कर मार्लिन मायर्स से शादी की एंड द कपल मूव्ड टू वाटरलू, लोवा। अगस्त 1967 गेसी ने एक 15-year-old लड़के डोनाल्ड वोरहीस को सेक्सुअली असॉल्ट किया। डोनाल्ड एक लोकल पॉलिटिशियन का बेटा था और बदनामी के डर से उसने ये बात कभी अपने पिता को नहीं बताई। डोनाल्ड की खामोशी के कारण गेसी में और भी कॉन्फिडेंस आ गया एंड ही स्टार्टेड मोलेस्टिंग मोर यंग मेन एंड टीनेज बॉयज। मार्च 1968 डोनाल्ड ने हिम्मत करके अपने पिता को गेसी की सारी करतूतें बताई एंड हिज फादर इमीडिएटली इन्फॉर्म द पुलिस और गेसी को अरेस्ट कर लिया गया। गेसी ने अपने ऊपर लगे सारे चार्जेस को डिनाई कर दिया। 12 सितंबर 1968 में गेसी पर एक साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन किया गया एंड डॉक्टर्स ने बताया कि गेसी को एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और ट्रीटमेंट का उस पर ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा एंड दे स्टेटेड ही वॉज मेंटली कॉम्पिटेंट टू स्टैंड ट्रायल। 3 दिसंबर 1968 गेसी को 10 साल की सजा सुनाई गई एंड फॉर्चुनेटली उसकी वाइफ मार्लिन मायर्स ने डिवोर्स के लिए पिटिशन फाइल किया। सितंबर 1969 में गेसी एंड मार्लिन का डिवोर्स फाइनलाइज हुआ, जिसके बाद गेसी ने अपने वाइफ एंड बच्चों को वापस कभी नहीं देखा। जून 18, 1970 सजा के 18 मंथ्स बाद गेसी को पैरोल ग्रांट किया गया विद 12 मंथ्स प्रोबेशन। विदिन 24 आवर्स गेसी शिकागो वापस चला गया। अपनी मां के फाइनेंशियल हेल्प से गेसी ने 8213 वेस्ट समरडेल एवेन्यू में एक रांच स्टाइल घर खरीद लिया एंड अनफॉर्चुनेटली यही घर से सारे मर्डर्स की शुरुआत हुए। जुलाई 1972 गेसी ने अपने चाइल्डहुड लवर कैरल से शादी कर ली। 1975 में गेसी ने कैरल को बताया कि वो होमोसेक्सुअल है एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स गेसी रोज रात को घर देर से आने लगा। कैरल ने नोटिस किया कि गेसी टीनेज लड़कों को सुबह सुबह गैरेज में लेकर जाता है एंड इन द गैरेज कैरल फाउंड सम गी फोनोग्राफी। बट दैट्स नॉट द एंड। कैरल को अपने घर में कई लड़कों के वॉलेट्स भी मिले। कैरल ने फाइनली गेसी को कन्फ्रंट किया एंड इन एंगर एंड रेज गेसी सेड इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। कैरल गॉट फेड अप एंड शी डिवोर्स्ड गेसी, मगर दूसरे डिवोर्स को बाद चीजें और भी बिगड़ गई। गेसी को क्लाउन बनने में बहुत मजा आता था। वो क्लाउन कॉस्ट्यूम पहनकर फंड रेजिंग इवेंट्स, लोकल पार्टीज, पॉलिटिकल फंक्शंस, चैरिटेबल इवेंट्स में पब्लिकली क्लाउन कॉस्ट्यूम में परफॉर्म करता था। उसने अपना नाम पोगो द क्लाउन रख दिया। गेसी अपने विक्टिम्स को इन्हीं पार्टीज से अपने घर ले जाता या फिर सुनसान सड़क पर जा रहे लड़कों को जॉब ऑफर का प्रॉमिस कर अपने घर ले जाता था। घर जाकर वो उनके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला देता या फिर मैजिक ट्रिक का बहाना देकर उन्हें हथकड़ियों से बांध देता। फाइनली वो उनका बलात्कार करके उन्हें खूब टॉर्चर करता एंड फिर उन्हें मार देता। 1978 में रॉबर्ट पीस्ट की मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई, जो कि गेसी का ही विक्टिम था। पुलिस को जब पता चला कि रॉबर्ट पीस्ट को आखिरी बार गेसी के साथ देखा गया है, तब पुलिस ने गेसी के घर का अरेस्ट वारंट निकाला और उन्हें 29 लड़कों की लाशें घर के नीचे और घर के आसपास की जमीनों में मिली। नॉट ओनली दैट, पुलिस को और 4 लाशें डेस प्लेन्स रिवर में भी मिली। First discovered on a cold December day when the first of his victims were found in the crawl space beneath his home. They were taken out one by one as the world watched. For 13 years, Gacy refused to talk. इनिशियली गेसी ने अपने ऊपर लगे सारे चार्जेस को डिनाई किया, बट फाइनली ही कन्फेस्ड टू ईच एंड एवरी क्राइम ही कमिटेड। After barely 2 hours deliberation, its verdict was murder by Gacy, 33 times, 29 bodies buried in that house of his on Summerdale, a crime of horrendous proportions. In the crawl space underneath, bodies covered with lime and encased in plastic, dug up a few days before Christmas and carried into the December cold, one after another after another.
Gacy confessed everything, but after 14 years, उसने एक इंटरव्यू में सब कुछ वापस डिनाई किया. But fortunately, judges didn't believe anything he said. Look at the interview about how he denied every crime he committed. People don't want to know the truth and the honesty of it. If they want to be convinced or brainwashed into what they believe, then fine, then go ahead and kill me. But vengeance is mine, saith the Lord, because you will have executed somebody that didn't commit the crime. Those are the words of John Wayne Gacy, pleading innocence from death row at Menard State Penitentiary 13 years after being convicted of his crimes. The most notorious serial killer of our time. When they paint the image that I was this monster who picked up like these altar boys along the street and swatted them like flies, I said, this is ludicrous. Because I don't believe in hitting children. I don't believe in spoiling a child either. My values are such that if you give enough love to the children... You're accused of murdering 33 kids and you say you didn't believe in hitting. And when you look over at the photos, I have no recollection of any of them. Never met them. On 10th May 1994, Gacy को execute किया गया. By giving lethal injection, Gacy को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था. And he laughed like a maniac. Hey, I got news for you. I killed 33 times. You're only gonna kill me once. Gacy outsmarted him again. Before execution, Gacy के last words थे, "Kiss my tass." यही थी जॉन वेन गेसी की कहानी. एक सीरियल किलर जिसने 33 मासूम लोगों को अपनी हवस के चलते मौत के घाट उतारा. I genuinely hope कि आपको ये सीरियल किलर जॉन वेन गेसी की क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी. And if you did like the story, then make sure to like and share this video and subscribe to my channel.